हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट लेक्चर में जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ले रहा था तो उसमें वो वीडियो पॉज हो गया था। अब इससे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं बता रहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हिस्ट्री बता रहा था थोड़ी सी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 1840 में आया। जूल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया। किसने दिया? जूल ने। कब आया? 1840 में। इसका जो कथन है वो एक्चुअली जो फर्स्ट लॉ है मेयर ने 1830 में ही डेवलप कर लिया था, उसके बारे में जानकारी उन्होंने दे दी थी। लेकिन मेयर के पास, मेयर नाम के साइंटिस्ट थे, इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं था, मैथमेटिकल रिजल्ट्स नहीं थे। लेकिन जूल ने डिफरेंट फ्लूइड्स को लेके थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। उनके पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे, मैथमेटिकल डाटा था, तो इनकी बात मानी गई और इन्हीं के नाम से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस net heat transfer is equal to net work transfer. For a closed system undergoing a cycle, net heat transfer equal to net work transfer. Summation of heat equal to summation of work. ये जो है हमारा किसी भी साइकिल के लिए वैलिड है, चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल हो या इरिवर्सिबल। किसके लिए ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल साइकिल पढ़ा है, ये दोनों केस में वैलिड है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ये फॉर्मूला कहाँ लग सकता है? इट इज़ अप्लाई फॉर क्लोज सिस्टम, किसी भी साइकिल के लिए। और कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है। कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है। ठीक है, ये बात इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ का स्टूडेंट समझ आया, इसको हिंदी में भी लिख दिया गया है। देखो फर्स्ट लॉ को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जैसे जीरोथ लॉ को कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर कहते थे, इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ कहलाता है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या है कहता है? ये भी स्टेटमेंट है देखो, और ये भी स्टेटमेंट, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। हम सिस्टम में जितनी भी हीट देते हैं तो वो किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर होती है जो टोटल हीट दी जाती है। तो उदाहरण जैसे पानी को गर्म करोगे, इंजन से काम लोगे, इंजन को हीट दिया, कुछ इंजन को हीट दोगे, फ्यूल होगा, वो जलेगा, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी और कुछ पार्ट धुएं के रूप में बाहर चला जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा सराउंडिंग में। यही होता है। इंजन को आपने हीट दी, कोई इंजन है, इंजन में आपने पेट्रोल यूज किया, उसको जलाया, वहाँ काम हुआ, तो कुछ वर्क आपको मिलेगा और कुछ हीट क्या सिस्टम को, सराउंडिंग को रिजेक्ट हो जाएगी धुएँ के फॉर्म में। तो जितना आप हीट दे रहे हो पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा, जितनी एनर्जी दे रहे हो पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही, कुछ पार्ट क्या है सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो ठीक है बात। तो इसमें कुछ बेसिक्स और समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप देखेंगे ऊष्मागति का प्रथम नियम। तो ऊष्मा हमें बताया पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस नियम का जो पहला रूप है तो वो क्या शो करता है? ऊष्मा ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा में तुल्यता दिखाता है। ऊष्मीय ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा में तुल्यता दिखाता है, इक्विवेलेंस दिखाता है, यही दिखाता है। यह नियम ऊर्जा की अविनाशिता के विषय में बताता है, अर्थात ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में
परिवर्तित किया जा सकता है। बात क्लियर है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको एकदम क्लियर होगा। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम की क्या लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस देखते हैं, लिमिटेशन डिस्कस करेंगे। पहला, यह नियम उन सीमाओं अथवा प्रतिबंधों के बारे में नहीं बताता जिनके अंतर्गत, फर्स्ट पढ़ रहे हैं, यह नियम उन सीमाओं अथवा प्रतिबंधों के बारे में नहीं बताता जिनके अंतर्गत ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण हो सकता है। ये तो कहता है ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेशन नहीं बताता कितना कार्य, कितने हीट को कितने वर्क में कन्वर्ट कर देंगे, कितना रिजेक्ट होगा, ये सब चीज़ नहीं बताता है। यह नियम उस प्रक्रम के बारे में नहीं बताता जिसके अंतर्गत ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण हो सकता है। ये भी नहीं बताता कौन सा प्रोसेस फिजिबल है, कौन सा प्रोसेस फिजिबल नहीं है, ये भी नहीं बताता है। यह नियम यह नहीं बताता कि ऊष्मा का कितना भाग कार्य में परिवर्तित होगा, ये नहीं बताता कितना भाग कार्य में परिवर्तित होगा। ये बता एक भाग कुछ भी, कोई हीट है, आप जितनी हीट दे रहे हो उसका कुछ भाग कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ रिजेक्ट हो जाएगा, ये नहीं बताता कितना कन्वर्ट होगा कितना रिजेक्ट होगा। क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भाई इसका? फिर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का भौतिक महत्व क्या है ना? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम? तो इसके जो पहली बात तो इसके ये पहले हमें ये पता पड़ता है ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। हीट और वर्क दोनों परस्पर एक दूसरे के तुल्य है। ऊष्मागतिक प्रक्रम में ऊर्जा संरक्षित रहती है तथा ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में केवल रूपांतरण किया जाता है। एनर्जी उतनी रहेगी, बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रत्येक ऊष्मागतिक निकाय में आंतरिक ऊर्जा होती है जो केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी तो होती ही है, अब उसकी जो भी स्थिति होगी उसका अकॉर्डिंग उस पर निर्भर करेगी। किसी बार काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी बार पोटेंशियल एनर्जी होगी, किसी बार कोई और प्रकार की एनर्जी होगी, किसी बार इंटरनल एनर्जी होगी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य में तुल्यता स्थापित करता है। यह नियम ये दर्शाता है कि यांत्रिक ऊर्जा की कोई मात्रा ऊष्मा की एक तुल्य मात्रा व्यय करके ही प्राप्त की जा सकती है। ये तो एक साथ फिजिकल सिग्निफिकेंस है। कहना मतलब ये, इसके स्टेटमेंट से हमें चीज़ें बस फिजिबिलिटी प्रोसेस की पता नहीं पड़ती है, दूसरा ये प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं ये नहीं पता पड़ता है, और दूसरा कितना भाग हीट का वर्क में कन्वर्ट होगा, कितना लॉसेस होंगे, कोई एग्जैक्ट चीज़ें हमें नहीं पता पड़ती हैं। तो जो दिक्कतें यहाँ हैं इसी को रिजॉल्व करने के लिए सेकंड लॉ आया। जो हमारी यहाँ जो समस्या आ रही है, जो फिजिबिलिटी नहीं पता पड़ रही है, ये हमको सेकंड लॉ से पता पड़ती है। अब देखते हैं, हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? डायरेक्शनल लॉ। तो क्या नीड थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड क्या थी? क्यों जरूरत पड़ी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? कुछ तो आवश्यकता रही होगी। तो जैसे जो फर्स्ट लॉ में जो भी लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हमें सेकंड लॉ की आवश्यकता पड़ी। हमने देखा था फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली सेज दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड, इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्शन और फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। फर्स्ट लॉ बस ये कहता था एनर्जी को संरक्षित किया जाता है, एक डायरेक्शन नहीं देता था, और फिजिबिलिटी भी नहीं बताता किसी प्रोसेस फिजिबल है अथवा नहीं है, वो प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। टू नो द डायरेक्शन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मस्ट बी अप्लाइड एंड हैंस सेकंड लॉ इज नॉन एज डायरेक्शन लॉ। अब जैसे, अब देखो पानी है, ज़्यादा ऊंचाई से कम नीचाई की तरफ, तो मुझे ऊंचाई से नीचाई को अपने आप प्रवाहित हो जाएगा पानी, लेकिन नीचे स्तर से हायर स्तर तक अपने आप प्रवाहित हो जाएगा पानी, फ्लो कर जाएगा भाई। ऊंचाई से नीचे की ओर तो पानी का फ्लो हो जाएगा अपने आप, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर पानी का फ्लो अपने आप हो जाएगा? नहीं।
ऊपर से नीचे अपना आप हो जाएगा। नीचे से ऊपर के पानी प्रवाहित करना है हमको तो वर्क देना पड़ेगा। जब घरों में नीचे से ऊपर पानी चलाते हैं, छत पर रखा हुआ टैंक भरते हो तो मोटर चलाना पड़ता है, वर्क देना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, तो पानी चढ़ता है नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे तुरंत आ जाता है टैब में। कोई छत पर रखा हुआ टैंक है, नीचे बाथरूम पानी आ जाता है, वहाँ तो कुछ नहीं देना पड़ता। ये डायरेक्शन, ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता, ये सेकंड लॉ बताता है। सेकंड लॉ बताएगा आपको कि भाई देखो नीचे से ऊपर ले जाओगे पानी तो आपको वर्क देना पड़ेगा, लेकिन ऊंचाई से नीचाई को पानी अपने आप आ जाएगा, कोई वर्क नहीं देना पड़ेगा। ये बताता है फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। भाई देखो ऊपर से नीचे पानी अपने आप आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर पानी अपने आप नहीं जाएगा, आपको कोई काम देना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। ये है सेकंड लॉ की महानता, ये चीज़ ये बताता है, फर्स्ट लॉ नहीं बताता। वर्क इज नॉन एज हाई ग्रेड एनर्जी, हीट इज नॉन एज लो ग्रेड एनर्जी। तो ये पाया गया कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल इन अ साइकिल। हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी साइक्लिक प्रोसेस में हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते फुली। हाँ, लेकिन एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें कर सकते हैं फुली कन्वर्ट। वो प्रोसेस कौन सा है? इट मे बी पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीट हीट इनटू वर्क इन अ प्रोसेस दैट इज व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस। जब कोई आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस में काम करेगी तो कंप्लीट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। सिर्फ एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें ये हो सकता है। ये पूछता है आपको कोई ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें कंप्लीट हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कौन सा प्रोसेस है? व्हेन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, अदरवाइज किसी प्रोसेस में हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। हम एक बेसिक इसके दो स्टेटमेंट हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट को समझने से पहले हम थोड़ा रिजर्वायर की बात कर लें, थोड़ा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, जिन्हें TER कहते हैं, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोर्स, दूसरा होता है सिंक। तो इनके बारे में बेसिकली जान लें, सोर्स क्या है, सिंक क्या है। तो सोर्स क्या है? इट इज़ अ रिजर्वायर विच सप्लाइज थर्मल energy without undergoing any temperature change. It is a reservoir which supplies thermal energy without undergoing any temperature change. क्या समझ आया? सोर्स से आपने क्या समझा? ऐसे रिजर्वायर जो थर्मल एनर्जी को सप्लाई करते रहते हैं और लगातार थर्मल एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। फॉर एग्जांपल, कोई भट्टी है जहाँ लगातार फ्यूल जल रहा है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन है, ऐसा रिजर्वायर क्या कहलाएगा? सोर्स कहलाएगा। जहाँ से कितनी भी हीट ले लो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, वहाँ कंटिन्यूस फ्यूल बर्न हो रहा है, वहाँ पर कंटिन्यूसली फ्यूल बर्न हो रहा है। ठीक है, जैसे ये सोर्स है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है इस भट्टी के अंदर, मान लो लगातार फ्यूल बर्न हो रहा है, तो इससे कितनी भी हीट ले लो, कितनी भी यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये सूर्य है, सूर्य के पास इतना एनर्जी है, आप सूर्य से कितना भी एनर्जी लेते रहो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समुद्र है, उसका इतना पानी है कि आप उसमें से चाहे 2 बाल्टी पानी निकाल लो, चाहे 2 बाल्टी डाल लो, या उसमें कितना भी निकाल दो पानी, कितना भी डाल दो, समुद्र कोई फ़र्क नहीं है। ये क्या है? सोर्स कहलाते हैं। सिंक, इट इज ए रिजर्वायर विच एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग टेम्परेचर चेंज। सिंक ऐसी चीज़ है जिसमें जो कुछ भी एब्जॉर्ब करता रहा, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी, कितना भी हीट दे दो, उसको कोई फ़र्क
नहीं पड़ता। जैसे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर आप कितनी रिलीज कर दो, हीट कितनी रिलीज कर दो, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? मेंटेन कर लेगा खुद को, कितना भी दे दो। सराउंडिंग्स है, कितनी भी हीट आप बाहर फेंकते रहते हो, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत फ़र्क पड़ता है क्या? कितनी हीट आप रिलीज़ करते रहो सराउंडिंग में अपने घरों की। समुद्र है, समुद्र में कितना ही पानी बहाते रहो, उसका कोई लेवल बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। तो रिवर है, सी है, एटमॉस्फेयर, ये सब सिंक की तरह काम करते हैं। सिंक में कितनी एनर्जी देते रहो, उन पर कोई फ़र्क नहीं है, एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो समझ आया बात? Thermal energy reservoir is defined as a large body of infinite heat capacity which is capable of absorbing or rejecting an unlimited quantity of heat without suffering appreciable change in its thermodynamic coordinate। मतलब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर इतनी लार्ज बॉडी है जिनके पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, और वो एब्जॉर्ब भी करते रहेंगे, रिजेक्ट भी करते रहेंगे, और उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो सोर्स समझ आया? शोर है, कितनी भी एनर्जी ले लो कोई फ़र्क नहीं है, देता रहेगा, उस पर कोई फ़र्क, उसकी एनर्जी कोई कमी नहीं है। समुद्र से कितना ही पानी ले लो, उस पर कोई फ़र्क नहीं है। सिंक की बात करें, उसमें रिवर है, सी है, एटमॉस्फेयर, कितना भी दे दो, हीट दे दो, उसको कोई फ़र्क नहीं है। ये कहलाते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, सोर्स और सिंक। ये सोर्स एंड सिंक दो टाइप के, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो स्टेटमेंट है उनकी बात करेंगे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है कैलविन प्लांक का स्टेटमेंट। क्या कहते हैं कैलविन प्लांक? देखते हैं इनको। कैलविन प्लांक कहते हैं इट इज़, देखो ये सोर्स है, ये यहाँ सिर्फ सोर्स है, यहाँ सिंक नहीं है, सिर्फ एक रिजर्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हम। ये PMM2 है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। इसमें आप देख रहे हैं सोर्स है, सोर्स से हीट आ रही है, और ये मशीन में हीट गई, और जितनी हीट आई सारी की सारी हीट वर्क में कंप्लीट हो गई, कन्वर्ट हो गई। जितनी भी हीट आई सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सोर्स से हीट मिल रही है, और जितनी हीट आई सोर्स से, मतलब क्यू हीट आई, क्यू हीट पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया। यहाँ सिर्फ सोर्स है, देखो यहाँ सिंक नहीं है ना, हमें दूर जाए, यहाँ सोर्स होता है, यहाँ सिंक होता है, यहाँ सिंक नहीं है, सिर्फ एक रिजर्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोर्स एक का इस्तेमाल किया हमने। तो सोर्स से हीट ले रहे हैं क्यों, और पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है। हीट जो वर्क है, वर्क वैल्यू किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। जितनी हीट आई वो बराबर वर्क। देखते हैं क्या कहते हैं कैलविन प्लांक। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस operating on a cycle which produces work while exchanging heat with a single reservoir। मतलब ऐसी कोई भी डिवाइस प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है जो साइकिल पे काम कर रही है और सिर्फ एक रिजर्वायर से हीट एक्सचेंज करे। अगर ऐसी कोई डिवाइस है तो उसे क्या कहेंगे? PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। हैंस as PMM2 is impossible, therefore 100% efficiency of any cycle is also impossible। तो efficiency क्या होती है? आउटपुट पर इनपुट। आउटपुट क्या है? W। इनपुट क्या था? Q। हीट की वैल्यू कितनी है? Q। मान लो आउटपुट मिला W, तो W की वैल्यू किसके बराबर आई? अगर ये ऐसी मशीन है तो W किसके बराबर? Q के बराबर। तो Q/Q ये बनाया, मतलब परसेंटेज में निकालेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 100%। 100% एफिशिएंसी किसी की पॉसिबल है ही नहीं। तो कैलविन प्लांक कहते हैं कि ऐसा कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो सिर्फ एक रिजर्वायर से हीट एक्सचेंज करे। जनरली होता क्या है, इंजन है, मान लो उसको आप कुछ हीट दे रहे हो, पेट्रोल जलाया, उसकी केमिकल एनर्जी आपने यूज़ की, तो कुछ धुएं के रूप में बाहर निकल जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मान लो क्यू हीट दी,
तो वर्क W वर्क मिला और कुछ चीज़ें यहाँ रिजेक्ट हो जाएगी। तो मान लो Q2 हीट रिजेक्ट हो गई तो W की वैल्यू कितनी आएगी, Q1 माइनस Q2, इतना ही वर्क मिलेगा। जो टोटल हीट थी उसमें रिजेक्ट हो गया तो W किसके बराबर हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। तो ये चीज़ तो है, इंजन है कि नहीं। तो ऐसी मशीन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी मशीन पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ एक रिजर्वायर से हीट एक्सचेंज कर ले और काम बन जाए। बात समझ में आई। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अब नहीं होता है कि नहीं होता है, हीट इंजन के केस में भी तो यही है। हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन इज ए डिवाइस विच ऑपरेट ऑन अ साइकिल एंड कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट रिमेनिंग टू सिंगल सराउंडिंग। भाई जो भी हीट दे रहे हो उसके कुछ पार्ट को वर्क कन्वर्ट कर देता है, बाकी सराउंडिंग रिजेक्ट कर देता है। हीट इंजन भी एक साइकिल काम करता है। चलिए क्लासेस स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट है क्लासियस स्टेटमेंट। क्या कहते हैं क्लासियस। अब देखो यहाँ दो हैं सोर्स, एक हायर टेम्परेचर लिया, यहाँ देखो हायर टेम्परेचर है, यहाँ लोअर टेम्परेचर है। ये कोई डिवाइस है तो लोअर टेम्परेचर से हीट देनी है हमको हायर टेम्परेचर पर। आपने सुना होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र करना मुश्किल काम है। तो क्या कहते हैं क्लासियस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। बिल्कुल सही बात है भाई, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर देखो कोई वर्क देना पड़ रहा है। लोअर टेम्परेचर से देखो इसमें लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर कोई वर्क देना पड़ रहा है, कोई इनपुट है वर्क नहीं है, कोई काम वर्क नहीं देना पड़ रहा है। तो ऐसी डिवाइस क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। रेफ्रिजरेटर है, अगर ऐसा पॉसिबल होता फिर क्या था, रेफ्रिजरेटर लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हो नहीं करते हो। रेफ्रिजरेटर में क्या करते हो, अंदर का बाहर मान लो 50 डिग्री टेम्परेचर गर्मी यहाँ है, बाहर 50 का है, अंदर जो सब्जियाँ रखी हुई हैं फ्रिज के अंदर उसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है तुम्हें। तो आपका गेट जो है फ्रिज का इंसुलेटेड है, लेकिन फिर भी कुछ तो हीट बाहर से ट्रांसफ़र होती रहती है, 100% इंसुलेटेड तो है नहीं, आइडियल तो कुछ है नहीं। तो बाहर से 50 डिग्री टेम्परेचर, अंदर का 20 है, तो बाहर से अंदर की ओर तो हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, बाहर से अंदर की ओर तो हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, बाहर से अंदर की ओर तो हीट ट्रांसफ़र होती रहती है। मान लो ये रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर रखी हैं सब्जियाँ, यहाँ टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर का 50 है, तो 50 से यहाँ हायर से लोअर अपना हीट ट्रांसफ़र। लेकिन यहाँ आपको बिजली का इस्तेमाल करते हो, इसके अंदर साइकिल प्रोसेस काम करता है रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ जैसे टेम्परेचर 21 होता है तो ये हीट बाहर रिजेक्ट कर देता है, तो काम देना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, नहीं तो लाइट की क्या ज़रूरत होती फिर। तो यहाँ तो अगर ऐसा हो जाता लोअर से हायर तो अपने आप हो जाता है हीट ट्रांसफ़र। तो क्लासेस क्या कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। आपको पानी है, पानी ऊंचाई से नीचाई की ओर फ्लो कराना है तुरंत करा दोगे, लेकिन नीचाई से ऊपर की ओर ले जाओगे, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पानी ले जाना है, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट ले जा पाओगे क्या, नहीं ले जा पाओगे, आपको मोटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लेकिन एक मंजिल से ज़मीन पर लाना है पानी, आराम से ले आओगे, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। नीचे टैप खोलते पानी आ जाता है कि नहीं आ जाता है, लेकिन ज़मीन से पानी चढ़ तो नहीं जाता ऊपर टैंक में। बात समझ में आई प्रैक्टिकली। तो ये तो था हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट। क्लियर होगा आई थिंक। फिर देख लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ, ये देखो हिंदी में भी लिख दिया है, दो कथन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, कैल्विन-प्लैंक इट इज कैल्विन-प्लैंक और क्लासियस। कैल्विन-प्लैंक क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव 100% एफिशिएंसी, देयर आर नो अदर इफेक्ट एक्सेप्ट वर्क। साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा इंजन बनाना संभव है जो हीट को पूरा वर्क में बदल दे। ठीक है, जैसे इंजन है, बॉइलिंग वाटर है, वाटर को आप गर्म कर रहे हो, जितना हीट दे रहे हो पूरा हीट उसमें जा रहा है क्या, कुछ तो साउंड में रिजेक्ट हो रही है ना। ऐसा होता है जितना हीट दे रहे हो पूरा मान लो गैस में पानी बर्तन रख के गर्म करोगे तो हीट, आप गैस जलाते हो तो पूरी हीट पानी को थोड़ा मिल रही है, कुछ तो सराउंडिंग में भी जा रही है। लेकिन इंजन में आपने पेट्रोल जलाया, पेट्रोल का जो केमिकल एनर्जी पूरी वर्क उसमें कन्वर्ट हो गई, धुएं के रूप में बहुत सा पार्ट उसका बाहर रिजेक्ट हो जाता है, सराउंडिंग में लॉस तो होते ही हैं। क्लासेस क्या कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which operates on a cycle and produce no other effect than transfer of heat from a cooler body to a hotter body। ऊष्मा सदैव गर्म से ठंडी बॉडी की ओर बिना किसी बाहरी कारण से बहती है, किंतु ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की ओर बिना किसी बाहरी सहायता के नहीं बह सकती।
तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज का लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए, और कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ आस्क, आप पूछ सकते हैं। आप पूछिए, कमेंट कीजिए, फ़ोन कीजिए, बाकी क्लास में जब मिलेंगे आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, अपना डाउट नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच प्लीज़। और ये सब बच्चों के साथ शेयर कर लो और सबको बोलो ये देख लें, बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू।